दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट का इस नतीजे पर पहुंचना व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है कि यह मानना ठीक नहीं कि किसी मंत्री का वक्तव्य सरकार का कथन है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आजम खान के उस बयान को लेकर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म के एक मामले में उन्होंने कहा था कि यह घटना अखिलेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने इस बेतुके बयान के लिए क्षमा याचना करनी पड़ी थी। इस प्रकरण में यह प्रश्न शेष रह गया था कि क्या नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी प्रतिबंध की पहल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होती, लेकिन शीर्ष न्यायालय का निर्णय इस आम धारणा के विपरीत है कि किसी मंत्री का कथन सरकार का वक्तव्य होता है। अब उसके निर्णय की मनमानी व्याख्या हो सकती है और किसी भी मंत्री के अनापेक्षित अमर्यादित बयान को उसके निजी बयान की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, बड़बोले मंत्री बेलगाम हो सकते हैं क्योंकि अब उनके पास यह आड़ होगी कि उनका बयान सरकार का कथन नहीं है। यह ध्यान रहे कि मंत्री अपने बयानों के मामले में मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के सिद्धांत से बंधे रहते हैं। यदि वे उससे मुक्त हो जाएंगे तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। एक प्रश्न यह भी उभरेगा कि यह कैसे तय होगा कि किसी मंत्री का कौन सा कथन निजी माना जाए और कौन सरकार का। अच्छा होता कि इसका समाधान किया जाता। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि नेताओं के बेतुके बयान एक समस्या बन गए हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता और यहाँ तक कि मंत्री भी प्रायः ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो संबंधित दल या सरकार की शर्मिंदगी का कारण तो बनता ही है, आम जनता को उद्वेलित और आक्रोशित भी करता है। यद्यपि विचारार्थ मामले की सुनवाई में शामिल न्यायाधीश नागरत्ना ने अधिकांश बिंदुओं पर संविधान पीठ के अन्य सदस्यों से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने यह एक
सही सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की ओर से दिए जाने वाले भाषणों को नियंत्रित करना चाहिए। यह काम एक आचार संहिता बनाकर आसानी से किया जा सकता है। उचित यह होगा कि सभी दल यह समझें कि अभिव्यक्ति की आजादी का यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन आए वह बोले। नेताओं को मर्यादा की सीमा में बांधना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि उनके बयान समाज को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी जिस जिम्मेदारी की मांग करती है उसकी पूर्ति कैसे हो, इस पर राजनीतिक दलों को विचार करना ही चाहिए। चेंज। केंद्र सरकार की SAS योजना में उत्तराखंड का चयन महज 22 वर्ष आयु के राज्य के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं। इस उपलब्धि का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, केरल, असम जैसे राज्यों को पीछे छोड़ उत्तराखंड ने इसमें स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को शहरी क्षेत्रों में सुधार कार्यों के लिए 100 करोड़ की अनुदान धनराशि केंद्र से मिलेगी। इस धनराशि से राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस योजना में स्थान बनाने के लिए उत्तराखंड ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार 6 बिंदुओं पर कार्य किया। इनमें भवन निर्माण से संबंधित नियमों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन, परिवहन सुविधा, जल स्रोतों का उद्धार, सार्वजनिक परिवहन में कर समाप्ति जैसे विषय शामिल रहे, जिनमें सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए। इन बिंदुओं पर केंद्र के समक्ष प्रस्तुतिकरण के उपरांत राज्य को SAS योजना में चयनित होने का अवसर प्राप्त हुआ। केंद्र की इस योजना में कुल 5 राज्यों का चयन हुआ है। महत्वपूर्ण यह कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के 5 निकायों को पुरस्कार प्राप्त हुए। अब यह चुनौती राज्य के सामने है कि वह केंद्र के मानकों पर खरा उतरे। साथ ही नगर निकायों की माली हालत सुधारने के दृष्टिगत आय के नए स्रोत तलाशने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए। यह किसी से छिपा नहीं है कि निकायों की आय के स्रोत सीमित हैं और ज्यादातर वे कार्यदायी संस्था के तौर पर कार्य करती आ रही हैं। इस परिपाटी को त्याग निकाय अपने पैरों पर खड़े हों, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरी निकायों में सुधारों की पहल की गई है। यह मुहिम मंद न पड़े और निकाय में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसे लेकर पूरी गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। स्टॉप।